Question 1. The components of linear momentum of a body moving in the xy plane are given as this. Find the angle between momentum and force. बच्चों मोमेंटम वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है. हमें मोमेंटम वेक्टर दे रखा है तो सबसे पहले हम फोर्स वेक्टर निकालेंगे dp/dt से. dp/dt इज़ आ सेकेंड लॉ, सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट. तो मोमेंटम वेक्टर वेक्टर फॉर्म में मेंशन्ड है a sin t आई कैप प्लस a cos t j कैप. फोर्स वेक्टर आ जाएगा dp वेक्टर बाय dt, इसको डिफ्रेंशिएट करके तो वो बनेगा a cos t. साइन का cos होता है डिफ्रेंशिएशन और cos का माइनस साइन होता है, माइनस a sin t j कैप, राइट. अब इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना है तो वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी cos थीटा बराबर p डॉट एफ अपॉन पी एफ. p डॉट एफ की वैल्यू अपन निकालेंगे बच्चों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. वी कैन क्लियरली सी कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा. p डॉट एफ विल बी ज़ीरो, राइट. तो आंसर विल बी ज़ीरो. cos थीटा अगर ज़ीरो है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री. दिस इज आंसर. क्वेश्चन 2 में हमें दे रखा है कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास m है और दोनों के बीच में डिस्टेंस इनिशियली 2a है और हमने मिड पॉइंट पे F फोर्स अप्लाई करा है. जब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 2x हो जाएगा तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है किसी एक मास का कितना होगा, राइट. तो पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बदल के 2x हो जाएगा, राइट. तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसे शेप में होगी और ये पार्टिकल्स थोड़े से पास आ गए होंगे एक दूसरे के, ऐसा कुछ हो गया होगा, राइट. तो ये डिस्टेंस x हो गया होगा और ये भी डिस्टेंस x हो गया होगा और ये वाला लेंथ अपने को मेंशन ही है कि ये a है, राइट. अब इसको अपन कुछ मान लेते हैं, लेट्स से h मान लेते हैं, राइट, इस डायमेंशन को. तो h कैन बी क्लियरली रिटन एज रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके. तो हमें बताना है इस समय किसी एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है. तो अगर किसी एक पार्टिकल का एफबीडी बनाए बच्चों, उस पर फोर्स लगेगी टेंशन की, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो अपना डायरेक्ट हो जाएगा टेंशन यानी कि फोर्स अपॉन मास. तो बेसिकली हमें टेंशन का फोर्स बताना है कि धागे के अंदर कितना जनरेट होगा. तो लेट्स से इस समय जो धागे में टेंशन है वो T है, राइट. तो इफ़ वी सी, अगर मैं इस पार्टिकल का एफबीडी बनाऊं, इस पार्टिकल पे टेंशन T इधर लग रही होगी और राइट वाला साइड भी सिमेट्रिकली है तो टेंशन T हमारा इधर लगेगा, राइट. दोनों तरफ टेंशन T सेम आएगी, दोनों हिस्से सिमेट्रिक हैं. ओके. तो लेट्स से अगर आप बच्चों इस एंगल को थीटा डिफाइन कर देते हैं तो ये भी एंगल हमारा सिमेट्री से थीटा ही आ जाएगा. ओके. इस पार्टिकल पे ओवरऑल नीचे की तरफ आप फोर्स देखोगे ना, तो इन दोनों टेंशन्स के कंपोनेंट आएंगे. दिस विल बी 2t cos थीटा. तो इस पार्टिकल पे ऊपर F लग रहा है, नीचे 2t cos थीटा, तो F बराबर 2t cos थीटा. ठीक है जी. पार्टिकल तो मासलेस ही है, तो पार्टिकल पे अगर आप F नेट बराबर ma लगाओगे, यू विल रियलाइज़ क्योंकि पार्टिकल का मास ज़ीरो है तो F नेट का वैल्यू ज़ीरो आना चाहिए. तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में F बराबर 2t cos थीटा कर दिया, राइट. यहाँ से टेंशन की वैल्यू आएगी जो इस समय धागे के अंदर जनरेटेड, इट इज़ F/2 cos थीटा. टेंशन पता लगी तो हम एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं. तो cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले. cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h डिवाइडेड बाई a. h का वैल्यू है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a. तो t विल बी इक्वल टू F/2 cos थीटा विच इज़ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a. ये अपना आंसर आ जाता है जी. इसमें मास भी होगा, मास से भी डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय m. ये अपना आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन का.
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि भाई एक वायर है जो कि एक पैराबोला की शेप में है with a bead of mass m on it. The bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point of the parabola when the wire is at rest. The wire is now accelerated parallel. Okay. तो यार वायर को एक्सेलरेट करा गया, पहले वायर ऐसी थी पैराबोला की शेप में, अब वायर को हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेट। लेट्स से हम इस तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि जो बीड पहले यहाँ पे लोअर मोस्ट पोजीशन पे था, अगर आप इस वायर को एक्सेलरेट करोगे तो बीड इस तरफ कहीं ऊपर चढ़ेगा, लेट्स से यहाँ कहीं चढ़ गया, राइट, यहाँ पे आके रुक गया। अगर यहाँ पे आके रुक गया तो यहाँ पे अगर मैं इस बीड ऑफ मास m का एफबीडी बनाऊँ तो इस पर एक तो नॉर्मल लग रहा होगा, एक इसका वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है जी, ये दो फोर्सेस लग रही होंगी। ओके, अब बच्चों लेट से अगर मैं इस पॉइंट पे जहाँ पे बीड है अभी एक टेंजेंट लगा दूँ, और टेंजेंट लगा के ये वाले एंगल को अगर मैं थीटा डिफाइन कर दूँ, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है जी, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल के साथ नॉर्मल का एंगल थीटा। तो नॉर्मल के अगर दो कंपोनेंट लिए जाएं अब कंसीडरिंग दिस एंगल्स, ये वाला n साइन थीटा बनेगा, ये वाला n कॉस थीटा बनेगा, राइट। अब मुझे पता है y डायरेक्शन में तो मोशन हो ही नहीं रहा बीड का, तो y डायरेक्शन में तो हमारा क्योंकि कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए, तो बनेगा n कॉस थीटा बराबर mg, राइट। x डायरेक्शन में पूरा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो x डायरेक्शन में हमारा इक्वेशन बनेगा एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन में फोर्स कितना है, n साइन थीटा बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर दें, अगर लेट्स से अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 करें तो tan थीटा का वैल्यू मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू a बाई जी, राइट। ओके, एक तो हम tan थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी हमें ये भी दे रखा है कि जो हमारा पैराबोला है उसकी इक्वेशन है y बराबर kx स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालूँ, मुझे पता है dy बाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप। भाई dy बाई डी एक्स स्लोप ही तो होती है किसी भी कर्व की, राइट। तो स्लोप अगर डिफ्रेंशिएट करके निकालें तो 2kx आ जाएगा। tan थीटा भी स्लोप होती है और dy बाई डी एक्स भी स्लोप होती है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हमने दो तरीक़ों से स्लोप निकाल ली, अब इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। 2kx बराबर a बाई जी, हमें शायद इसमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई a बाई 2kg, दिस विल बी अ फाइनल आंसर। Question 4. A 50 kg person stands on a 25 kg platform. He pulls massless rope which is attached to the platform via frictionless massless pulleys as shown in the figure. The platform moves up at a constant velocity. प्लेटफॉर्म अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म की 0 होगी, और नेट फोर्स आल्सो शुड बी इक्वल टू m इंटू ए शुड बी इक्वल टू 0। पूरे सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे या सिस्टम में आप बोल सकते हो कि 0 आएगा, राइट। ओके, अब अच्छा इसमें हमें बताना है कि पर्सन को कितनी फोर्स से इसको पुल करना चाहिए सच दैट कि प्लेटफॉर्म ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। तो अगर मैं बच्चों मैन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम को कंसीडर करूं, मैन प्लस प्लेटफॉर्म, राइट, मैन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम को कंसीडर करूं, इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, एक तो जो इस धागे में टेंशन होगी वो यहाँ पे एक्ट करेगी, एक अगर आप देखो इस धागे में टेंशन अगर T है, इस धागे में टेंशन T है, तो यहाँ पे भी T होगी, यहाँ पे भी T होगी, और ये वाले में 2T होगी, राइट।
तो ये वाले धागे में जो टेंशन होगी वो भी एक्ट करेगी सिस्टम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ फोर्स 2T, यहाँ पे T, यहाँ पे 2T, और एक दोनों का वेट लगेगा नीचे। तो सिस्टम का वेट क्या हो गया, जो हमने सिस्टम माना है, सिस्टम का वेट हो गया 70 + 20 50 + 25 75 kg, यानी कि 750 न्यूटन्स। तो सिस्टम पे दो फोर्सेस ऊपर हैं, कुल मिला के 2T + T 3T हो गया, और एक फोर्स नीचे है 750 न्यूटन। क्योंकि मुझे पता है नेट फोर्स सिस्टम पे 0 ही होनी चाहिए, तो 3T बराबर 750, T बराबर 750 डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल कम आउट टू बी 250 न्यूटन्स। जितना फोर्स ये धागे पे लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ये पार्टिकल पे फोर्स दे रहा है, इसने अगर एफ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाई और टी टेंशन जनरेट हुई स्ट्रिंग के अंदर, तो इस पार्टिकल के एफबीडी में ये दो फोर्सेस आएंगी। और क्योंकि पार्टिकल मासलेस है, तो मुझे पता है कि पार्टिकल के लिए टी बराबर एफ होना चाहिए। तो जितना फोर्स ये लगाएगा उसी के बराबर ही टेंशन जनरेट होगी। तो फोर्स अप्लाइड बाय हिम इज इक्वल टू टेंशन जनरेटेड इज इक्वल टू 250 न्यूटन्स। This will be answer. A balloon of gross weight W newtons is falling vertically downward with constant acceleration A. The magnitude of A resistance. अगर बच्चों एक बैलून है और वो वेट उसका W है, तो सबसे पहले तो वेट वाला फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, और क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है, तो इस पर एयर रेजिस्टेंस की फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये नीचे गिर रहा है विद सम एक्सेलरेशन विच इज़ गिवन एज ए, राइट। तो बच्चों इसका जो वेट है, अगर मैं इसका मास m डिफाइन कर दूं, तो इसका वेट mg होगा, राइट। तो यहाँ से ना आप m की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेट की टर्म्स में इट कैन बी रिटन एज वेट डिवाइडेड बाय g। तो अगर इस बैलून पे अब F net इज इक्वल टू m में लगाएं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स विल बी W माइनस अपवर्ड फोर्स F एयर, यानी कि एयर रेजिस्टेंस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू W बाई जी इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलनी चाहिए W माइनस W बाई जी इंटू ए। दिस विल बी W इंटू 1 माइनस A बाई जी। दिस इज अ फाइनल आंसर। Question 6. 3 blocks ABC are suspended as shown. Mass of each block is given as m. हर ब्लॉक का मास दे दिया अपने को m. तो if the system is in equilibrium, mass of B is capital M. ओके, B का कैपिटल M है और इन दोनों का m है। तो हमें रिलेशन बताना है स्मॉल m और कैपिटल M में क्या रहेगा। तो बच्चों इस समय लेट्स से कि ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं, इनका नाम दे देता हूँ 1 और 2। ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ लेट से एंगल बना रही हैं इस समय थीटा, राइट। तो 1 वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, लेट से मैं T1 डिफाइन करता हूँ। T1 का वैल्यू C वाली बॉडी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन से निकाला जा सकता है, T1 बराबर mg। सिमिलरली 2 वाली बॉडी में जो टेंशन है T2, वो A वाली बॉडी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन से निकाला जा सकता है, तो वो आ जाएगा T2 बराबर mg। ठीक है जी। फ्रॉम दीज टू वैल्यूज़ वी कंक्लूड कि T1 बराबर T2 है, और ये दोनों का वैल्यू आप मान लेते हैं T के बराबर, राइट। तो इस धागे में भी टेंशन T डिफाइन कर दी अब मैंने, इस धागे में भी टेंशन T डिफाइन कर दी, और नीचे वाले धागे में टेंशन T डैश डिफाइन कर दी। T डैश की वैल्यू आप कैपिटल M के FPD से बना सकते हैं, तो T डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी, राइट। तो अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएं इस पार्टिकल पे कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, इधर लग रही है T, इधर भी लग रही है T, और नीचे की तरफ लग रही है T डैश। तो हमारा क्या बनेगा जी, ये एंगल हमने डिफाइन करा है थीटा,
वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन के दोनों के कंपोनेंट आ जाएंगे, जो बनेगा 2t साइन थीटा। तो 2t साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टी डैश। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू टी, टी का वैल्यू स्मॉल एम जी, साइन थीटा बराबर टी डैश विच इज़ कैपिटल एम जी। कैपिटल एम बराबर 2m साइन थीटा। अब क्योंकि मुझे पता है कि इस केस में जो थीटा एंगल है वो कुछ एक्यूट एंगल बनेगा बच्चों। एक्यूट मतलब थीटा एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ रहेगी इस केस में, राइट। तो अगर ये 0 से 90 के बीच में है तो साइन थीटा का वैल्यू जो रहेगा वो लेस देन 1 रहेगा। तो साइन थीटा क्योंकि लेस देन 1 है तो यहाँ से भी कंक्लूड कैपिटल एम इज़ लेस देन 2m। बस आंसर आ गया अपना। क्वेश्चन 7, अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 फ्रेम्स। लेट्स एक पार्टिकल है मास m का, इसको 2 फ्रेम से ऑब्जर्व करा जा रहा है, S1 एंड दूसरा फ्रेम है S2, राइट। तो हमें बोला क्या गया है, द ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 को मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ S1 माइनस वेलोसिटी ऑफ S2। बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी के मॉड का ग्राफ बना रहा होगा, राइट। तो मॉड, क्योंकि हमें वैल्यूज़ नहीं पता ना किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो दोनों की वेलोसिटीज़ का डिफरेंस होगा, राइट। ओके, लेट F1 F2 बी द सूडो फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 S2। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो ग्राफ में हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है इसका वैल्यू, वेलोसिटी S1 माइनस वेलोसिटी S2, इसका जो डिफरेंस है इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू इंक्रीज कब करेगा विद टाइम, या तो S1 की वैल्यू बढ़ रही हो, ठीक है जी, मतलब वेलोसिटी S1 की बढ़ रही हो, S2 कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी S1 की कांस्टेंट हो, S2 की बढ़ रही हो, क्योंकि मॉड की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। ओके, ठीक है जी, या दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही हो इस तरह से कि इनका डिफरेंस भी बढ़ रहा है, राइट, कुछ ऐसा, राइट। तो हमें एक बात समझ आती है कि यार अगर F1 F2 सूडो फोर्सेस हैं तो जैसे कि ऑप्शन ए दे रखा है अपने को, इसमें बोला F1 बराबर 0, F2 बराबर नॉन ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो F1 मतलब सूडो फोर्स फ्रॉम फ्रेम 1। सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू m इंटू A1 बराबर 0। तो इसका मतलब है कि A1 0 और इसका मतलब है कि A2 नॉन ज़ीरो, यानी एक की स्पीड कांस्टेंट है और दूसरे की स्पीड वेरी कर रही है। तो इसमें तो रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल इंक्रीज़ कर रही है, कर सकती है भाई, ऐसा एक की स्पीड कांस्टेंट है और दूसरे की स्पीड वेरी कर रही है। दूसरे की स्पीड मान लो अगर बढ़ रही हुई तो इनका डिफरेंस बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन तो अपना पॉसिबल है जी। सिमिलरली बी में F1 बराबर नॉन ज़ीरो, F2 बराबर 0, तो उसमें यही काम हो गया कि इसमें बस वेलोसिटी S1 की कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हमारे पास इसमें वेलोसिटी S1 की क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो आएगी A1 की, यानी कि S1 की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी और 2 में एक्सेलरेशन इसकी 0 आएगी, यानी कि वेलोसिटी S2 की कांस्टेंट होगी। तो ऊपर वाले केस का बिल्कुल अपोजिट है, मतलब एक की वेलोसिटी कांस्टेंट और दूसरे की चेंज हो रही हो, अगर वो इस तरह से चेंज हो रही हुई कि वो बढ़ रही है तो इनका डिफरेंस जो है ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी इनकी बढ़ेगी। तो सी वाले ऑप्शन में जाते हैं। सी में कहता F1 भी नॉन ज़ीरो, F2 भी नॉन ज़ीरो, यानी इसकी भी एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो, इसकी भी एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ रही है,
इसकी भी वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में भी पॉसिबल है, दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है बच्चों। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास जो डिफरेंस है रिलेटिव वेलोसिटी का वो इंक्रीज़ हो रहा हो। जैसे कि मान लो इसकी वेलोसिटी पहले 10 थी और मान लो इसकी 5 थी, ठीक है जी। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इनिशियली 5। मान लो इसकी बढ़ के हो गई 20 और इसकी बढ़ के हो गई 10। अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आएगा, 10। तो इंक्रीज़ करगी ना, तो देयर कैन बी अ केस। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, डी ऑप्शन। अगर दोनों ज़ीरो, F1 भी ज़ीरो है और F2 भी ज़ीरो है, तो इस केस में हम क्या मतलब बना, एक्सेलरेशन 1 की भी ज़ीरो और एक्सेलरेशन 2 की भी ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी S1 की भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी S2 की भी कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, वो भी कांस्टेंट ही रहेगी टाइम के साथ। तो ये हमारा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसमें वेलोसिटी रिलेटिव कांस्टेंट आएगी, बाकी सब में रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकती है। तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो अपना आंसर इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन। Question 8. A force of magnitude F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to a velocity v. Rest से accelerate कराए to a velocity v under the impact of force F1. Okay. The force F1 is then replaced by another force of magnitude F2. Force F1 की जगह अब F2 लगा दिया which decelerates it. तो F2 इस डायरेक्शन में लगाया और इसने डेसेलरेट करके हमारे पास पार्टिकल को रेस्ट में ले आया, राइट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो इस इंटरवल में F1 लगी और इस इंटरवल में F2 लगी है। तो F1 में भी इक्वल टू F2। बच्चों ये दोनों फोर्सेस जो होंगी वो आप लिखेंगे, फोर्स का वैल्यू होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास तो सेम ही है पार्टिकल का, क्योंकि उसी पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, F1 भी उसी पे लग रही है, F2 भी उसी पे लग रही है। अगर एक्सेलरेशन भी दोनों केसेस में सेम आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में अगर एक्सेलरेशन सेम आ गया तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हमें ना टाइम नहीं दे रखा कि भाई F1 कितने टाइम के लिए लगी और F2 कितने टाइम के लिए लगी, तो हम एक्सेलरेशन पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो v बराबर u प्लस a इंटू टी, तो एक्सेलरेशन 1 में आएगा v बाई T1 या v1 बाई T1। अब अगर दूसरे वाले इंटरवल में हम लगाएं फर्स्ट इक्वेशन तो v बराबर u प्लस a2 T2। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, तो माइनस a2 लिख लेता हूँ। तो इसमें a2 की वैल्यू आएगी v1 बाई T2। तो एज नथिंग इज़ गिवन अबाउट T1 एंड T2, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में इसके बारे में, तो हम कमेंट ही नहीं कर सकते कि एक्सेलरेशन a1 a2 सेम है या नहीं है। बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अपना आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन बी, मे बी इक्वल टू F2। Question 9. A flexible chain of weight W hangs between two fixed points A and B at the same level. The inclination of the chain is shown. What is the tension in the chain at the end points? तो बच्चों अगर इस चेन का एफबीडी बनाएं, इसके एंड पॉइंट्स को देखें, तो इस चेन के एफबीडी में सबसे पहले तो इसका वेट लग रहा होगा W डाउनवर्ड्स, ये एंगल मेंशन्ड है थीटा। तो इसके एंड पॉइंट ए पे इधर दीवार द्वारा कुछ फोर्स लग रही होगी, ठीक है जी, दीवार द्वारा कुछ फोर्स लग रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि दीवार का जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये चेन लटकाई गई है, तो दीवार के इस पॉइंट पे बेसिकली इस स्ट्रिंग द्वारा या चेन द्वारा कुछ फोर्स लग रही होगी F, राइट। जो भी टेंशन स्ट्रिंग में या चेन में जनरेटेड होगी इस जगह पे, उतनी ही दीवार के इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी चेन द्वारा F। जितना फोर्स चेन पे लगा है F, जितना फोर्स दीवार पे लगा है F, उतना ही चेन पे दीवार द्वारा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है जी। ये फोर्स जो मैंने बनाया है ये चेन पे लग रहा है और ये फोर्स जो मैंने बनाया है वो वॉल पे लग रहा है। F क्या है? F बेसिकली फोर्स है जो इस एंड पॉइंट पे जनरेटेड है चेन के। तो अगर हम
इस चेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो चेन पे ये फोर्स इस तरह से इंडिकेट की जाएगी और यहाँ से चेन पे फोर्स कुछ इस तरह से इंडिकेट करी जाएगी, राइट। तो बस अब तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, और इधर भी वर्टिकल कंपोनेंट सिमेट्रिकली आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप एफ नेट इज इक्वल टू 0 लगाएं इन वाई डायरेक्शन, तो बनेगा 2f साइन थीटा बराबर w। हमें निकालना है f का वैल्यू, दैट विल बी w/2 साइन थीटा, यानी कि w/2 कोसिकेंट थीटा। दिस इज आंसर। Question 10. Two masses m and m are attached with strings as shown. For the system to be in equilibrium, find the value of tan theta. tan theta निकालना है बच्चों। तो बच्चों अगर मैं इस पॉइंट के एफ से स्टार्ट करूं, इस पॉइंट पे नीचे लग रहा होगा mg, इधर टेंशन होगी T, लेफ्ट वाला पार्ट भी सिमेट्रिकल है, उसमें भी टेंशन होगी T, राइट। और अगर इस पार्टिकल पे फोर्सेस बैलेंस करें, T फोर्स इधर लग रही है, T इधर लग रही है, और mg नीचे लग रहा है, और ये एंगल 45 का मेंशन्ड है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में अगर फोर्स को बैलेंस करें तो बनेगा 2t साइन 45 बराबर mg। यहाँ से t का वैल्यू आएगा mg/√2, राइट। अब हम इस कैपिटल M का एफ बनाते हैं। कैपिटल M के एफ में एक तो वेट ही लगेगा कैपिटल mg, एक इस धागे में टेंशन होगी, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ T', और एक इस धागे में टेंशन होगी, इसको डिफाइन कर देते हैं, ये तो अपना पहले से ही डिफाइंड है T, राइट। ये एंगल अपने को मेंशन करा गया थीटा, और बच्चों ये एंगल आप निकाल ही सकते हैं, ये 45 डिग्री ही होगा, तो ये अपना 45 डिग्री है। इस पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं। तो अगर x डायरेक्शन में देखें, x डायरेक्शन में इसका फोर्स आएगा, कंपोनेंट आएगा T' cos थीटा, इसका आएगा कैपिटल T साइन 45, और तो x डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, तो बनेगा T' cos थीटा बराबर कैपिटल T साइन 45। तो यहाँ से T' cos थीटा का वैल्यू आ गया T/√2। T का वैल्यू अगर आप पुट करें तो आ जाएगा mg/2, ठीक है। T' cos थीटा का वैल्यू आ गया। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस बैलेंस करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी T' साइन थीटा, और इस T का नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा T cos 45, और ये भी बैलेंस होंगे, तो बनेगा T' साइन 45 साइन थीटा बराबर T cos 45 प्लस कैपिटल mg, राइट। तो यहाँ से T' साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा T/√2, T/√2 की वैल्यू हमें पता है mg/2 प्लस कैपिटल mg। ये दो इक्वेशंस अपने पास आई, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इनको डिवाइड करके 4 डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा का वैल्यू आना चाहिए। tan थीटा विल बी इक्वल टू mg/2 प्लस कैपिटल mg डिवाइडेड बाय mg/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लें तो आ जाएगा mg प्लस 2 कैपिटल mg अपॉन mg। तो कट कटा के यहाँ से वैल्यू बननी चाहिए अगर डिवाइड कर दें 1 प्लस 2m बाई स्मॉल m। बच्चों ये tan थीटा का वैल्यू आना चाहिए 1 प्लस 2 कैपिटल M बाई स्मॉल m।
तो अपना आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए।